जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। इस समय हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास की, जिसके तहत आज हम लोग चौथा वीडियो देखने वाले हैं। हम लोगों ने इसमें दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया था। पहला चैप्टर हमारा था उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में, जिनमें 11 शासकों को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया था। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम लोग बात करें तो कुल कितनी कंपनियां आई थी? सबसे पहले आई थी पुर्तगाल की, उसके बाद डच के लोग आए, फिर ब्रिटिशर्स अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर आपको मिलेगी डेनिश कंपनी, डेनिश के बाद स्वीडिश, और स्वीडिश के बाद आप लोगों को फ्रांसीसी कंपनी मिलती है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिए हैं। आज उसका फाइनल पार्ट होने वाला है और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आएगा। और इसके तहत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपके 3 कर्नाटक युद्ध जो फ्रांस और ब्रिटिश के मध्य लड़े गए थे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। अगर आप छोटे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे युद्ध पूछे जाते हैं, जैसे वांडीवास का युद्ध हो गया। ये सारे प्रश्न आप लोगों से ऐसे बनेंगे क्योंकि इनसे कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने किसे पराजित कर दिया था? तो फ्रांसीसियों को यहां से पराजित करके बाहर कर दिया था। इसके पहले जो कल वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने डच को पढ़ा था और अंग्रेजों को। तो उसमें हमने एक पढ़ा था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध जो बंगाल में वेदरा पड़ता है वहां पर हुआ था ब्रिटिशर्स और डच के मध्य में। तो ब्रिटिशर्स ने डचों को भारत से भगाया था किस युद्ध के माध्यम से? तो वेदरा युद्ध के माध्यम से। इन युद्धों के आप लोग डेट और कारण जरूर याद रखें किन किन के मध्य हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इनके आने का जो क्रम है उसमें जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद भारत में प्रवेश करते हैं कौन? डेनमार्क के लोग, जिन्हें डेनिश बोलते हैं। डेनिशों का यहां पर बहुत कम इतिहास रहा है। उसके बाद स्वीडिश के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को जान लेना चाहिए। देखिए, स्वीडिश ऐसे लोग थे जो भारत में तो आए लेकिन ज्यादातर व्यापार वो चीन से करते थे। तो ऊपर के जो 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डेनिश के और उसके बाद स्वीडिश के, बहुत ही इजी वे में 2 लाइनों में हम लोग समझ लेंगे कब आए थे, फैक्ट्री कहां पर डाले। तो उसके बाद आज स्पेशली हम लोग फ्रांस के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्रांस की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी। साथ ही साथ जो 3 प्रमुख कर्नाटक युद्ध हुए जहां से भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3 और फाइनल पार्ट होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पुर्तगाल को समझा था। उसके बाद हमने डचों को देखा, डच के बाद अंग्रेज, जिसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं। अंग्रेजों के बाद जो अब देखिए, जब अंग्रेज भारत में आ जाते हैं तो उनके बाद जितनी कंपनियां आएंगी सबको ये भगाते रहेंगे इंडिया से। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है भारत में अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। तो उसके बाद डेनिश आते हैं, स्वीडिश आते हैं, फ्रांसिस आते हैं। तो डेनिश कंपनी 1616 में आती है और तंजौर में अपनी फैक्ट्री बनाती है। उस समय फैक्ट्री को कोठी के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर आप मेंस में ये सारी चीजें लिख देंगे तो बहुत सारे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डेनिश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेनमार्क के थे ये लोग, ठीक। यूरोप के ही हैं। डेनमार्क एक कंट्री है यूरोप में, वहां के लोगों को डेनिश बोला जाता है। और वही डेनिश कंपनी 1616 में भारत में आई और तंजौर में अपनी पहली कोठी बनाई। उसके बाद इनका इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्वीडिश की अगर हम लोग बात करें तो 1713 में यह भारत में आए, लेकिन इन्होंने चीन से ज्यादातर व्यापार किया। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट आपसे नहीं पूछे जाते, केवल टाइम पूछा जा सकता है एडजेक्टिव के तहत, ठीक। आइए अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में सबसे बाद में या फिर सबसे अंतिम कंपनी कौन सी आई थी? तो वो स्वीडिश कंपनी थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। तो चलिए फ्रांसीसी को समझते हैं। फ्रांस में जो राज पद्धति चल रही थी वो क्या थी? तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग कहते हैं राजशाही, राजशाही चल रही थी फ्रांस में। और वहां का जो शासक था लुई 14वां, लुई 14वां के टाइम पीरियड में भारत में फ्रांस की कंपनी का प्रवेश होता है। 1664 में कंपनी की स्थापना होती है। कहां पर? फ्रांस में, ठीक है। 1664 ईस्वी में फ्रांस में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है जो भारत में प्रवेश करने वाली है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने जो आपको ब्रिटिश कंपनी के बारे में बताया था तो वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी इंग्लैंड की, उनके द्वारा इंग्लैंड में कंपनी की स्थापना की गई। फिर 1601 में उसे भारत भेजा गया,
ठीक है, वह भारत में आती है। 1608 में वह भारत के सूरत में एक फैक्ट्री का निर्माण करना शुरू करती है। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री का निर्माण करती है, जिसे कोठी बोलते हैं। तो इसी क्रम में ये भी है, सिर्फ टाइम पीरियड बदला है। एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे, चीजें याद होंगी आपको। तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। 1668 में यह भारत के सूरत में अपने कोठी की स्थापना कर देती है, मतलब फैक्ट्री लगाती है। 1669 में यह मसूलीपट्टनम में कोठी लगाती है। तो यह क्रम आपको दिख रहा होगा ब्रिटिशर्स की तहत। जैसे ब्रिटिशर्स पहले ब्रिटिश में ही, इंग्लैंड में ही कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर सूरत में कोठी बनाते हैं, फिर मसूलीपट्टनम में। ठीक, तो इस तरह से फिर उसके बाद वे अतिक्रमण करने लग जाते हैं, राजनीतिक सत्ता में प्रवेश करने लगते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनियों ने क्या किया कि उन्हें ही फॉलो किया, उन्हें अपना आइडल माना ब्रिटिशर्स को, और आगे चलकर उन्हीं से इन्होंने युद्ध भी किया और उनसे पराजित होकर बाहर हो जाते हैं। उसके बाद 1673 में पांडिचेरी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किया इन्होंने 1673 में पांडिचेरी पर अधिकार, लेकिन ये गए कब? 1954 में पूरी तरह से पांडिचेरी को आजाद करवाया गया था। आगे मैं बात करूंगा। 1674 में चंद्रनगर दक्षिण भारत का एक राज्य है, एक क्षेत्र विशेष है, वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया। एडजेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने माहे और कारिकल पर क्या किया? अधिकार किया। उन्हीं दोनों को मिलाकर पुदुचेरी बनाया गया, जो आज आप लोगों को यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें फ्रांस की नीतियों के बारे में, तो इन्होंने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित रहे, क्या कि आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करेंगे। भारत के जो शासक थे वो क्या थे कि आपस में लड़ते रहते थे, तो इन्होंने क्या किया? मौके का फायदा उठाया और प्रवेश कर गए आंतरिक मामलों में और एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश करने लगे। जैसे दो शासक आपस में लड़ रहे हैं तो एक का सपोर्ट ये कर देते थे और उसे अपने पक्ष में मिलाकर जीत लेते थे, नजराना वगैरह माफ करवा लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने अंग्रेजों की पूरी नीति अपनाई। राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की भी इन्होंने कोशिश की। कई जगहों पर इन्होंने अधिकार किया, जैसे यमन हो गया, कारिकल हो गया, पांडिचेरी, चंद्रनगर, इन सब जगहों पर फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कर लिया। तो अब देखिए, इधर है ब्रिटिश कंपनी, इधर है फ्रांसिस कंपनी। ब्रिटिश कंपनी पहले से भारत में है, जो डचों को भगा चुकी है, कहाँ के? वेदरा के युद्ध में। इधर से आती है फ्रांस की कंपनी, ये भी राजनीतिक सत्ता चाहती है, व्यापार भी चाहती है, ये भी राजनीतिक सत्ता और व्यापार चाहती है। तो जब दोनों आपस में बढ़ते हैं और जगह केवल इंडिया है, तो इंडिया को पाने के लिए इन दोनों में युद्ध होता है। तो कुल 3 युद्ध होते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग मेरे साथ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि पूरा चार्ट, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको पूरा चार्ट याद करवा दूंगा। याद करने की टेक्निक क्या होगी वो मुझे आप लोग देखते रहिए और सुनते रहिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चार्ट के बारे में। तो कुल 3 युद्ध हुए। आप लोग चार्ट कैसे याद करते हैं? हमेशा करते होंगे ना, पहला युद्ध, टाइम पीरियड, कारण, संधि, विशेषता। नहीं, आप कैसे याद करिए? आप ऐसे याद करिए। कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। उनका टाइम पीरियड क्या था? पहला युद्ध हुआ 1746 से 48, मतलब 2 वर्षों तक चला यह। ठीक है, उसके बाद 1746 से 48, उसके बाद दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला, मतलब अगर बात करें 5 वर्ष। ठीक, याद करने की टेक्निक है। उसके बाद ये जब 54 में खत्म होता है तो 2 वर्षों का गैप मिलता है। उसके बाद 1756 में तीसरा युद्ध शुरू होता है, 63 तक चलता है, मतलब 7 वर्ष तक। याद कैसे करेंगे आप लोग? 1746 से 48, फिर 49 से 54, और 54 के बाद 2 साल छोड़ दीजिए, 56 पकड़ लीजिए, 63। ठीक है, इस तरह से तीनों सन याद कर लीजिए। फिर कारणों पर चलते हैं। लेकिन देखिए, अगर कारण ऐसे याद करेंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि कारण और कौन सी संधि हुई और उसका परिणाम क्या हुआ, ये आप एक साथ याद करिए। तो टाइम पीरियड और युद्ध का क्रम ऐसे याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरा चार्ट देख लेते हैं, फिर याद करेंगे। जो पहला युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। देखिए, ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है और वहां पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। किनके मध्य में? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य में। तो वो युद्ध वहां से हटके इंडिया में आ गया, क्योंकि इंडिया में भी ये दोनों आपस में विरोधी थे। एक मिनट, तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया में युद्ध करना शुरू कर दिया। जो फ्रांस की कंपनी इंडिया में थी और जो ब्रिटिशर्स की कंपनी इंडिया में थी, ये आपस में लड़ने लगे। युद्ध हुआ कहाँ? कर्नाटक में। तो उसे नाम दिया गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध। किसके मध्य में? तो ये तीनों युद्ध हुए हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में। टाइम पीरियड पहले युद्ध का क्या है? तो 1746 से 48 के मध्य हुआ।
कारण क्या था? क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक, आगे बढ़िए। किसी भी युद्ध को समाप्त करने के लिए संधियां करनी पड़ती हैं। तो जो पहली संधि हुई प्रथम कर्नाटक युद्ध को खत्म करने के लिए, उस संधि का नाम था एला सापेल की संधि। और कब हुई? तो 1948 में। यह टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध जिस वर्ष खत्म हो रहा है उसी वर्ष संधियां ज्यादातर आपको मिलेंगी, एक आध वर्ष इधर उधर होगा। तो युद्ध तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये यूपीएससी आपसे पूछता है। देखिए उस समय क्या था कि जो फ्रांसीसी थे उनका गवर्नर जनरल था डुप्ले। डुप्ले के बारे में आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा ही होगा, इसी में उम्मीद करता हूं। डुप्ले फ्रांसीसियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और ला ब्रूड्रोने नाम का एक व्यक्ति था जो अंग्रेजों की कंपनी का क्या कर रहा था? प्रतिनिधित्व कर रहा था, गवर्नर था। तो डुप्ले ने इस संधि के बाद ला ब्रूड्रोने को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करना शुरू किया। कर्नाटक का युद्ध है तो मद्रास वहीं पर था, आप सबको पता है। तो हुआ क्या कि उस समय जो मद्रास था अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि उसको छीन लिया। ब्रिटिशर्स से डुप्ले ने छीन लिया। किसे? मद्रास को। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कड़ी दूसरे से जुड़ेगी। कर्नाटक का पहला युद्ध होता कब है? तो 1746 से 48 में। क्यों होता है? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका परिणाम भारत में क्या निकला? एला सापेल की संधि हुई और उस संधि के तहत डुप्ले किससे मिलता है? ला ब्रूड्रोने से मिलता है और इनसे बातचीत करके जबरदस्ती करके क्या करता है? मद्रास को छीन लेता है। मतलब मद्रास अब अंग्रेजों से छूट के फ्रांसीसियों के अधीन आ जाता है। मद्रास राजनीतिक तौर पर भी चारों तरफ की, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, किसी भी तरह से देखें, राजनीतिक सत्ता हो, व्यापार हो, मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट रखता था दक्षिण भारत में। तो अंग्रेजों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया? युद्ध कर लिया। कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थॉमस का युद्ध। प्रश्न कैसे बनता है? सेंट थॉमस का युद्ध किनके मध्य हुआ और किस कर्नाटक युद्ध के कारण हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य में सेंट थॉमस का युद्ध हुआ। कब? 1948 में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? देखिए आप लोगों को, कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि अमेरिका भी कभी गुलाम था। जी हाँ, अमेरिका भी गुलाम था। उस समय क्या हुआ, जब सेंट थॉमस का युद्ध हुआ तो इन लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश के लोग थे ये यूएसए में बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके थे अंग्रेज, और जो फ्रांसीसी थे इन्होंने भारत में अधिकार करना शुरू किया, मद्रास पे अधिकार कर लिया। तो इन्होंने आपस में फिर से संधि की और इन्होंने एक बात रखी, हस्ताक्षर किए मेमोरेंडम पर कि जो यूएसए का क्षेत्र है ब्रिटेन के पास वो फ्रांस को दे दिया जाए और मद्रास पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को वापस कर दे फ्रांसीसी। तो इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड कहां पर है? तो 1746 से 48 तक। और किस वजह से हुआ? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। संधि कौन सी हुई? एला सापेल की संधि हुई। उसके बाद क्या होता है? डुप्ले ब्रिटिश का जो गवर्नर था ला ब्रूड्रोने को बुलाकर मुलाकात करता है, मद्रास को छीन लेता है। इस वजह से मद्रास अंग्रेजों से हटके फ्रांसीसियों के अधीन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर सेंट थॉमस का युद्ध हो जाता है अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स के मध्य में। और इस सेंट थॉमस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि यूएसए में ब्रिटिशर्स के द्वारा छीनी गई जमीन को फ्रांसीसियों को दे दिया गया और मद्रास फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो पहला युद्ध यह था, उसका परिणाम यह था। द्वितीय युद्ध आया 1749 से 54 ईस्वी तक, 5 वर्ष तक चला। हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस वजह से हुआ, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर यह हमारा इंडिया है, तो यहां पर क्या पड़ता है आपका? कर्नाटक ऐसे पड़ता है और ये सीमा लग जाती है हैदराबाद की। तो ये पूरा पहले एक क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर भारत के जो देसी रियासतें थी उनमें आपसी संघर्ष चल रहा था कि कर्नाटक और यहां का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इन ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों ने मौका देखा, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने, और इस युद्ध में ये कूद गए। दोनों ने अपना अपना गुट बनाया। एक जैसे एक हो गया
कर्नाटक की तरफ से और एक हो गया हैदराबाद की तरफ से। इन दोनों की तरफ से ये अलग अलग होकर आपस में युद्ध करते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। कुछ देसी शासक हैं, उनका नाम जरूरी नहीं है आपको याद करना, ठीक है। तो देखिए कारण जरूर जानिए। दूसरा युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ और इसकी जो संधि हुई पांडिचेरी संधि के नाम से जानी जाती है 1755 में। घबराइए मत, सारे पॉइंट एक बार में मैं इस तरह से याद करवाऊंगा आपको, पहले पूरा समझ लीजिए प्रभाव क्या पड़ा, क्यों हुआ युद्ध, ठीक। तो दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक चला, हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ और इसके लिए पांडिचेरी की संधि हुई। अब यहां भी पॉइंट एक आता है, अंबूर का युद्ध। यह भी प्रश्न बना है कि अंबूर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, क्यों हुआ। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के कारण अंबूर का युद्ध हुआ, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स एक एक पक्ष का साथ दिए और आपस में लड़ाई कर लिए, तो उसे बोला गया क्या, अंबूर का युद्ध। कहाँ का, अंबूर का युद्ध। फ्रेंच का एक गुट बन गया और ब्रिटिशर्स का भी एक गुट बन गया, ये मिट गया शायद, ठीक। तो दूसरा युद्ध क्या था, 1749 से 54 तक हुआ। हैदराबाद कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, इसी वजह से हुआ। पांडिचेरी की संधि हुई, साथ ही साथ अंबूर का युद्ध हुआ, इसी कारण से फ्रेंच और ब्रिटिश दो गुट बन गए। तीसरे युद्ध पर चलते हैं। तृतीय युद्ध हुआ, यह कर्नाटक युद्ध है पूरा, 1756 से 63 वर्ष तक हुआ, यहाँ मतलब 7 वर्षों तक हुआ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग लिख लेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था यह भारत में हुई किसी वजह से नहीं हुआ, यूरोप में हुआ, क्योंकि यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 7 वर्षों तक आपस में युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में, कहाँ, यूरोप में। और उसका प्रभाव पड़ता है इंडिया में, कर्नाटक में फिर से एक तीसरा युद्ध हो जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1756 और 63। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारा इंडिया है, इस वजह से हमारा कोई अधिकारी ना हो, हमारे पूर्वज यहाँ के हैं ही नहीं, ये बाहर के लोग आ रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ इनकी हो रही हैं कहाँ पर, यूरोप में, और प्रभाव पड़ रहा है इंडिया पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो उस समय के जो तत्कालीन शासक थे, जो रियासतें थी, बिना उनके सहयोग के तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। जैसे हैदराबाद कर्नाटक का युद्ध आपने देखा, दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय हैदराबाद और कर्नाटक में क्या हो रहा था, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। अगर ये जब दोनों सपोर्ट करने आए, हमारे देसी शासक अगर इनका साथ ना लिए होते तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास कुछ और होता इस समय। तो गलतियां हमारी हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय संघर्ष 1756 से 63 तक क्यों हुआ, इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और इसके लिए पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 1763 में हुई, याद रखिएगा, क्योंकि 63 में युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। क्यों, इसके उपलक्ष्य में भारत में क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव इंडिया पर पड़ता है। ये दोनों और गर्मजोशी से युद्ध करते हैं। तो इन दोनों के मध्य में जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, वह हुआ क्या, उसका परिणाम निकला वांडीवास का युद्ध। ध्यान से देखिए, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 56 से 63 तक चला, लेकिन इसका जो परिणाम निकला उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में और यही वो युद्ध है जिसने भारत से फ्रांसीसियों का पत्ता साफ कर दिया। ब्रिटिश के लोगों ने वांडीवास का युद्ध लड़ा फ्रांस से, कब, 1760 में, टाइम याद रखिएगा। वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या निकला, उसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए अंग्रेजों से और इंडिया को छोड़कर भाग गए, यूएसए चले गए। क्योंकि पहले कर्नाटक युद्ध में आपने देखा कि जो यूएसए में ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता संभाली हुई थी, वो पूरी तरह से फ्रांस को सौंप दिए और मद्रास को वापस लिए थे। तो ये कहाँ चले गए, यूएसए। क्या पूरी तरह से चले गए सर, नहीं। जब वांडीवास का युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य में, तो फ्रांसीसी पूरी तरह से तो नहीं गए, लेकिन ये साबित हो गया कि इंडिया में अब जो सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी निकल के आई है वो कौन सी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अब अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। किस युद्ध के बाद, तो वांडीवास युद्ध के बाद, क्योंकि अब इनका कोई कंपटीटर भी नहीं बचा, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं बची। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई, किसी न किसी तरह से उन्हें पराजित करके इन्होंने इंडिया को अपने पास रखा, सबको यहां से भगा दिया।
तो क्या सर फ्रांसीसी पूरी तरह से चले गए? जी नहीं। माहे हो गया, कारिकल हो गया, पांडिचेरी हो गया, इन सब जगहों पर उनका थोड़ा बहुत अधिकार था। मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से फ्रांसीसी कब गए? तो 1954 में गए, पांडिचेरी को आज़ाद करके। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस युद्ध से। अब हम लोग इसे याद करेंगे। पहला युद्ध का जो टाइम है 1746 से 48 तक। दूसरे युद्ध का टाइम क्या है? 49 से 54 तक, 1700। तीसरे युद्ध का टाइम क्या है? तो 2 वर्ष छोड़ दीजिए, 54 के बाद 56 से 63 तक। तो टाइम पीरियड हो गया 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। कारण क्या क्या है? जो पहला युद्ध हुआ उसका कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ उसका कारण क्या था? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और हैदराबाद कह सकते हैं, कर्नाटक तथा हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध। तीसरा कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इस वजह से तीनों में युद्ध हुआ। तो चलिए एक बार मेरे साथ फिर रिवीजन करिए, बिना याद किए आपको जाना नहीं है। पहला युद्ध जो कर्नाटक का हुआ उसका टाइम पीरियड क्या था? 1746 से 48। दूसरे का टाइम पीरियड क्या है? उसका है 48 के बाद 49 होगा, तो 49 से 54। तीसरा कब हुआ? 2 वर्ष छोड़िए, 56 से 63, 7 वर्षों तक चला। तीनों का टाइम पीरियड याद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और याद करते हैं कर्नाटक के तीनों युद्धों का कारण। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इस वजह से हुआ। दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध था, इस वजह से। तीसरा युद्ध हुआ क्योंकि यूरोप में चल रहा था क्या? आपस में युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में। अब संधियां हम लोग याद कर लेते हैं। पहले कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई वह थी एला सापेल की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई वह थी पांडिचेरी की संधि। तीसरे कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई वह थी पेरिस की संधि। संधियां भी याद हो गई। संधियां याद करने की ट्रिक आप लोग बना लीजिए। पहला क्या था? एला सापेल, दूसरा था पांडिचेरी और तीसरा आपका कौन सा था? पेरिस। तो ऐसे याद करिए, ए पा पे, कुछ भी आप लोग बना सकते हैं ट्रिक। ए पा पे ऐसे याद कर लीजिए, एला सापेल, पांडिचेरी, पेरिस। चलिए अब आते हैं विशेषताओं पर। इसके विशेष क्या हुआ इसमें? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उसके उपलक्ष्य में कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थॉमस का युद्ध हुआ। उस सेंट थॉमस युद्ध के तहत ब्रिटिशर्स ने यूएसए में हासिल किए गए सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया और फ्रांसीसियों ने मद्रास ब्रिटेन को वापस कर दिया। दूसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला? उसके तहत हुआ अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में 2 गुट बन गए, फ्रांसीसी गुट और अंग्रेजों का गुट, जिसे ब्रिटिशर्स गुट बोल सकते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद ही होता है वांडीवास का युद्ध 1760 में, और उसके तहत फ्रांसीसियों का भारत से पतन हो जाता है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो फ्रांस की सेना थी उसका जो नेतृत्व करता था काउंट लाली नाम का व्यक्ति था, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट नामक सेनापति कर रहा था। तो इस तरह से एक एक करके आप लोग याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार मैं आप लोगों को यह चार्ट रिवाइज करवा दिया हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों कर्नाटक युद्ध। प्लीज एक बार बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां पर भी। ठीक, तो ऐसे करके चार्ट आप लोग याद करिए, एक भी पॉइंट आपको नहीं भूलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, कोशिश यही रहेगी, अन्यथा आपको मैथ और रीजनिंग में से भी वीडियोस दिए जा सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा लेक्चर चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पहले आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री कवर ही कर दूँ। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से मैं क्लासेस लेकर आया हूं। बहुत सारे नए विद्यार्थी आते हैं, वो अपने मन से बोलते हैं सर हिस्ट्री पढ़ाइए, सर जियोग्राफी पढ़ाइए, सर आप ये देखिए वो देखिए। नहीं, आप लोग जैसे बोलेंगे मैं वैसे चलूंगा, लेकिन आप लोगों की जो संख्या है थोड़ी बढ़नी चाहिए। वीडियोस को शेयर करिए, इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।